Hello dear friends. Today our lecture on निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली का जो जन्म है वो 1469 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 1527 में हुई, जिन्हें शैतानों का ओल्डनिक कहा जाता है, तानाशाहों का बादशाह कहा जाता है। मैकियावेली महान थे क्योंकि उनका सपना महान था, जो राष्ट्र राज्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, युग परिवर्तन का शिशु कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष राजनीति के जनक माने जाते हैं। और यूँ मानो कि ऐसा लगता हो कि संपूर्ण जो रेनेसा है, संपूर्ण जो पुनर्जागरण जो है वो मैकियावेली में ही समा गया हो। आधुनिक राजनीति के जनक के रूप में मैकियावेली का चिंतन हम जानते हैं। में आधुनिक राजनीति के जनक के रूप में कैसे संबोधित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन की शुरुआत की थी। जो मध्य युग था, मध्य युग का चिंतन जो था वो धर्म प्रधान चिंतन था। जैसे हर कोई जो चिंतन की शुरुआत करता है, एक नई व्यवस्था लेके आता है, उसको एक नई विचारधारा के साथ जोड़कर देखा जाता है। जैसे जो सोफिस्ट थे, सोफिस्टों ने एक ग्रीक चिंतन की शुरुआत की थी 500 ईसा पूर्व से पहले। जो पॉलीबियस था उसने रोमन चिंतन की शुरुआत की थी। सेंट ऑगस्टाइन थे, उन्होंने मध्य युग के चिंतन की शुरुआत की थी। इसी तरह मैकियावेली ने 1500 ईसा का जो टाइम था उसमें आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत की थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्राचीन काल में यानी कि आज जो इटली की व्यवस्था चरमरा गई है, इटली के जो आज वर्तमान के जो हालात हैं वो प्राचीन जो काल की जो स्थितियाँ थी उनसे कैसे मैच कर सकते हैं। उन जो वर्तमान जो समस्याएं हैं, वर्तमान जो शंका है, उनको प्राचीन हिस्टोरिकल दृष्टिकोण के द्वारा कैसे देखा जा सकता है। तो मैकियावेली ने जो प्राचीन चिंतन था, जिसमें ग्रीको चिंतन है, सोफिस्ट जो चिंतन है, या रोमन चिंतन है, या सेंट ऑगस्टाइन का जो चिंतन है, जो सिटी ऑफ गॉड एक्सेट्रा, इन सभी का अध्ययन किया था अच्छी तरह। तब मैकियावेली ने पाया कि यहाँ गड़बड़ अलग तरह नहीं है, यहाँ गड़बड़ एक जैसी है जो लगातार चली आ रही है। वो है मानव स्वभाव, यानी कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी बना हुआ है। इसके कारण ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। यदि मानव स्वभाव में परिवर्तन कर दिया जाए, या एक ऐसा प्रिंस हम ले आते हैं जो इस मानव स्वभाव को टारगेट करता है, मानव स्वभाव को एक अच्छी तरह हैंडल कर लेता है, तो इटली का एकीकरण भी किया जा सकता है। तभी तो उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि मैकियावेली को धर्मनिरपेक्ष राजनीति का चिंतन क्यों कहा जाता है, या उसको क्यों धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन का शुरुआत या जनक के रूप में जाना जाता है। क्योंकि उसने जो राजनीति है उसको धर्म से अलग किया था, क्योंकि मैकियावेली ने जो राजनीति है उसको धर्म से अलग कर दिया था। वहीं एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि धर्म को राजनीति से अलग करने वाला निकोलो मैकियावेली था, लेकिन जो राजनीति है उसको दर्शन से अलग करने वाला अरस्तू था। हमें यह याद रखना होगा, जिसने राजनीति को दर्शन से अलग कर दिया था। और जो दर्शन की जो नींव रखी थी वो प्लेटो ने रखी थी डियर फ्रेंड्स, वो प्लेटो ने रखी थी। और राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु ही माने जाते हैं। और वहीं आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांतों के जिनको पुनर्निर्माण किया वो जॉन रॉल्स माने जाते हैं, जिन्हें थ्योरी ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है, जिनसे आप बेहद अच्छी तरह परिचित होंगे। और वहीं एक इंडिया के महान थिंकर थे या महान दार्शनिक, जिनको कुछ भी कह लिया जाए, जो महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने धर्म को राजनीति को और नैतिकता को, इनको साथ लेके वो चले थे। वहीं मैकियावेली ने क्या किया कि धर्म को नैतिकता और दोनों चीज़ों से आज़ाद कर दिया, अलग कर दिया। तो इस तरह जो मैकियावेली का जो चिंतन है वो यथार्थवादी, ऐतिहासिक और अनुभववाद पर आधारित है, जो अनुभव की बात करता है। मैकियावेली इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि मैकियावेली ने जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है,
पॉलिटिक्स को, मैकियावेली ने राजनीति को, पॉलिटिक्स को, जो मेटाफिजिक्स की जो दुनिया है, मेटाफिजिक्स की जो दुनिया है और जो थियोलॉजी की दुनिया है। मेटाफिजिक्स कहने का अर्थ है जो जिसे हिंदी में तत्व मीमांसा बोला जाता है। थियोलॉजी जो धर्म मीमांसा की है, ये दर्शन की जो शाखाएं हैं, ये दर्शन की एक शाखा है जिसमें बोला जाता है कि आइडिया पहले आता है या मैटर पहले आता है, या मतलब किसी चीज़ का होना ना होना, ब्रह्मांड का अस्तित्व होना ना होना, यानी कि धर्म प्रधान चिंतन है। इनमें मोस्टली एक गैसिंग वर्क किया जाता है कि क्या ये अनुभव पे सीखा जा सकता था या नहीं सीखा जा सकता था। ये जो मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी के जो तत्कालीन जो प्रतिमान जो प्रचलन में जो थे, इन जो थियोलॉजी के जो मेटाफिजिक्स के प्रतिमानों से हटकर मैकियावेली ने ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल एंड जो अपना यथार्थवादी आधार प्रदान किया था, अपना जो यथार्थवादी जो रियलिस्टिक आधार मैकियावेली ने अपने चिंतन को दिया था। तो इस तरह हमने थोड़ा सा जाना कि मैकियावेली के बारे में एक ब्रीफली ओवरव्यू किया है। अब हम देखते हैं कि मैकियावेली का जीवन कैसा था, मैकियावेली की जो लाइफ थी वो किन परिस्थितियों में कैसी थी और उन पे तत्कालीन जो घटनाक्रम का क्या प्रभाव था। मैकियावेली दोस्तों एक इटली के अंदर सिविल सर्वेंट के रूप में ज्वाइन करते हैं। मैकियावेली एज ए IAS अधिकारी के रूप में ज्वाइन करते हैं। मैकियावेली को जो विदेश मंत्रालय है, तत्कालीन जो विदेश मंत्रालय है, उसमें डिप्लोमेट का पदभार दिया जाता है, जिससे मैकियावेली दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग भ्रमण करते हैं और दुनिया के बारे में सीखते हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था चली रही है और इटली में कौन सी व्यवस्था बेस्ट हो सकती है। ये अब एक घटना घटित होती है, एक परिस्थिति का बदलाव होता है, काल सापेक्ष परिवर्तन होता है, जैसे सोफिस्ट कहते हैं कि हर चीज़ वो है वो परिस्थितियाँ के अनुसार या सापेक्ष, यानी कि हर चीज़ कोई एब्सोल्यूट नहीं होती है। सोफिस्ट का यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर प्लेटो के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ अच्छी तरह समझाया गया है, आप देख सकते हैं जाके। तो मैकियावेली का जो चिंतन है, वो मैकियावेली का जो मानना था कि तत्कालीन जो इटली है वहाँ वो सिविल सर्वेंट के रूप में ज्वाइन करते हैं और सिविल सर्वेंट पे ज्वाइन करने के बाद वो डिप्लोमेट का उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें पदभार दिया जाता है। तो वो तत्कालीन दुनिया के अलग अलग स्थानों पे घूमते हैं और दुनिया के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया मैकियावेली का। अब मैकियावेली है एक इटली के अंदर एक घटना घटित होती है 1512 के अंदर। इटली में होता क्या है कि तत्कालीन जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो जाता है दोस्तों, और उसके बाद वहाँ जो मेडिची फैमिली का शासन आ जाता है। मेडिची फैमिली जो एक मोनार्की है, मेडिची फैमिली का शासन आ जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि मेडिची फैमिली जो मैकियावेली को एक संदेह की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि मैकियावेली एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था, तो उनको शक था कि यह व्यक्ति अपने शासन के विरुद्ध कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर सकता है। इसके लिए मैकियावेली को ये जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद और ये 1512 के अंदर इनका शासन आता है, लेकिन 1525 में एक रिक्वेस्ट के बाद इनको सशर्त रिहा कर दिया जाता है कि यह राजसत्ता के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करेगा। तो वापस मैकियावेली को जो अपनी जॉब है वो दे दी जाती है। अब 1525 के बाद ये होता है कि जो 1527 का जो टाइम पीरियड था और इन बिटवीन जो 1525 का जो टाइम पीरियड था, इनके बीच मैकियावेली अपनी एक बुक लिखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसने बुक ने इतिहास रच दिया है, द प्रिंस यानी कि जो राजकुमार है वो कैसा होना चाहिए। और इस बुक को, यह जो बुक है यह हैंडबुक ऑफ पावर के नाम से जानी जाती है। हैंडबुक ऑफ पावर के नाम से जानी जाती है। हैंडबुक ऑफ पावर का जो अर्थ है कि एक कंप्लीट गाइडलाइन है, इसमें कंप्लीट गाइडलाइन है कि राजा, यह केवल प्रिंस के ऊपर लिखी गई है कि प्रिंस को कैसा होना चाहिए, अन्य किसी भी मुद्दे पे यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है। मैकियावेली ने जो परंपरा उठाई है वो मिरर ऑफ द प्रिंस परंपरा को उठाई है। मिरर ऑफ प्रिंस परंपरा का जो अर्थ है कि इस तरह की जो भी रचनाएं
लिखी जाएंगी वो केवल एक डेडिकेटेड राजा को होंगी, यानी कि जिसमें किसी तरह के अलग फीचर्स नहीं दिए जाएंगे। ये जो द प्रिंस जो रचना है वो तत्कालीन जो मेडिची के जो किंग थे लोरेंजो को यह समर्पित की जाती है, जिससे लोरेंजो बहुत खुश होता है। लेकिन मैकियावेली को तुरंत आज़ाद नहीं कर दिया जाता है। ये जो बुक लिखने के बाद ही उन्हें एक सशर्त यानी कि शपथपत्र के साथ है वो आज़ाद किया जाता है। अब सिचुएशन क्या बदलती है दोस्तों? अब सिचुएशन ये बदलती है कि जैसे ही 1927 का 2 साल के बाद जो टाइम पीरियड बीतता है, 27 के बाद वापस रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ जाती है इटली के अंदर, और जो मोनार्की है वो कोलैप्स कर जाती है। और जैसे ही रिपब्लिकन आते हैं वो लोग इस बुक के बारे में जानते हैं, हैंडबुक ऑफ पावर यानी द प्रिंस के बारे में जानते हैं, तो उनको बहुत ही इरिटेशन होती है कि एक राजा कैसे शासन कर सकता है, लोग शासन करेंगे। वापस मैकियावेली की जॉब चली जाती है इस बुक के कारण, और मैकियावेली जीवन में भटकते रहते हैं और 1927 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक छोटा सा घटनाक्रम था जो बताता है कि कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने मैकियावेली बना दिया था। अब हम देखते हैं कि मैकियावेली के लिए एक शब्द यूज होता है जो होता है कि मैकियावेली अपने युग का जो शिशु कहलाता है। अपने युग का शिशु कहलाता है मैकियावेली। अब मैकियावेली अपने युग का शिशु कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसे मैकियावेली ने शिशु बना दिया था? नंबर 1, यह जो कथन है वो डनिंग के द्वारा दिया गया है दोस्तों। यह जो कथन है वो डनिंग के द्वारा दिया गया है, हमें ये याद रखना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, डनिंग का जो फैक्ट है कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, कि उसके बारे में अभी हम इसको पॉइंट वाइज क्लासीफाई करते हैं। नंबर एक तत्कालीन परिस्थितियों की बात की जाए तो यूरोप है। यूरोप में हो क्या रहा था, हमें यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, इटली में क्या हो रहा था। नंबर 3, मैकियावेली जो था वो इटली में फ्लोरेंस वासी था दोस्तों, हमें याद रखना होगा ये फ्लोरेंस वासी था। इसके बारे में भी चर्चा आगे आएगी, वो करते हैं। नंबर 2 और नंबर 3, जो परिस्थितियाँ उनका प्रभाव क्या रहा, तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उनका प्रभाव क्या रहा था। जो यूरोप था उसमें रेनेसां का जो दौर है, तत्कालीन जो यूरोप था उसमें जो रेनेसां का जो पीरियड था, यानी कि जो पुनर्जागरण का जो काल था, उसमें सामाजिक, राजनीतिक और बहुत ही आर्थिक रूप से व्यापक परिवर्तन हो रहे थे, जिससे सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो रहा था। कौन सी व्यवस्था का? सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो रहा था, और जो एब्सोल्यूट मोनार्की आना शुरू हो गई थी। एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि निरंकुश राजतंत्र आने शुरू हो गए थे। निरंकुश राजतंत्र का अर्थ यह था कि तत्कालीन जो मिडल एज जो टाइम पीरियड था उसमें डियर फ्रेंड्स 2 तलवार का सिद्धांत लागू होता था। ठीक है, 2 तलवारों का सिद्धांत लागू होता था, और जिसमें जो शक्तिशाली जो तलवार थी वो चरच की तलवार थी। लेकिन अब टाइम बदल चुका था, अब जो मोनार्की है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया था, क्योंकि सामंतवाद जब पतन के दौर में होगा, सामंतवाद यानी कि इस घटनाक्रम को इस तरह ले सकते हैं, सामंतवाद जिस तरह पतन के दौर में होगा तो कैपिटलिज्म का राइज होगा, यानी कि पूंजीवाद का उभार होगा। और पूंजीवाद कभी भी नहीं चाहेगा कि चर्च उन पे प्रभाव डाले। पूंजीवादी जो लोग थे, जो चर्च व्यवस्था में एक नया जो प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन उभर के आया, वो कैपिटलिस्ट लोग थे, और उन्होंने राजा को बहुत ज़्यादा पावर देने की डिमांड की थी, ताकि उनके जो ट्रेड है, उनके जो इंटरेस्ट है, उनको सही रखा जा सके। और इस तरह जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसमें नए जो एक रीजन का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि तत्कालीन जो उसमें तर्कवाद का विकास हुआ, वैज्ञानिकवाद जो लेके आया, और संचार के साधनों का विकास हुआ, और नए एक मध्यम युग
जो मध्यकालीन युग की बजाय एक नए आधुनिक युग की शुरुआत हुई। हम आगे देखेंगे कि आधुनिक युग क्या है, मध्य युग क्या है, इनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफली ओवरव्यू लेंगे, वो लास्ट में लेंगे दोस्तों। अभी पूरा कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो ऐसी संचार के जो साधन थे उन पे उनका बहुत ज़्यादा जैसे कम्युनिकेशन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसके कारण लोगों को नए नए विचारों का आदान प्रदान हुआ, नई नई जो खोजें थी उनका आरंभ हो गया। तो इन सभी का जो प्रभाव है वो मैकियावेली ऑब्जर्व कर रहा था, और मैकियावेली की एक माइक्रो एनालिसिस की जो दृष्टि थी, सूक्ष्म दृष्टि से हर चीज़ को मैकियावेली परख रहा था। तो मैकियावेली सोच रहा था कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ समस्या क्या है, क्या यहाँ मानव स्वभाव में समस्या है, मानव में ही प्रॉब्लम आ गई है, मानव का जो व्यक्तित्व है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, या कहीं राजा के अंदर ही प्रॉब्लम आ गई है, या कहीं महिलाओं में भी कोई समस्या है, या कहीं जो व्यवस्था है शासन प्रणाली में जो प्रॉब्लम आ गई है। तो इन सब का अध्ययन मैकियावेली सूक्ष्म दृष्टि से कर रहा था, और इन सब चीज़ों को इतिहास के साथ जोड़ रहा था कि तत्कालीन जो यदि ऐसी परिस्थितियां यूनान में थी तो यूनान में क्या हो रहा था, रोमन काल था तो उस टाइम जो प्लेबियस है वो क्या कर रहा था, मध्यकाल था सेंट ऑगस्टाइन क्या सोच रहा था। तो इसी तरह एक नए युग की जो पुनर्जागरण के रेनेसा के युग की आने की जो आहट थी उसको मैकियावेली है वो एक सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा था, भली भांति परिचित था। मैकियावेली कहता है कि जो मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव कहीं न कहीं मानव स्वभाव में ही अब प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मानव स्वभाव है वो अपनी जो सुरक्षा है उसको लेकर बहुत चिंतित है। और सुरक्षा में सबसे बड़ी जो सुरक्षा की जो बात आती है वो आती है संपत्ति की। यानी कि मानव हर कोई चीज़ भूल सकता है, लेकिन जो संपत्ति किसी ने छीन ली है तो उसको मानव कभी नहीं भूल सकता। जो संपत्ति है यानी कि मानव के लिए वो शब्द यूज करता है कि मानव का जो स्वभाव है वो भौतिक संपत्ति अर्जित करना उसका मूल उद्देश्य है, और इस मूल उद्देश्य के साथ मानव आपसी संघर्ष में लगे हुए हैं। वो आपसी संघर्ष में जो लगे हुए हैं, तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसमें वो देख रहा है कि रेनेसां में जैसे कैपिटलिज्म आ रहा है तो धीरे धीरे लोग हैं इन भौतिक आवश्यकताओं या भौतिक चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, आपस में संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि एक अच्छा शासन कैसा होना चाहिए, यानी कि शासन प्रणाली कैसी हो, इनको कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए अपनी जो भौतिक संपत्ति है उसकी रक्षा होनी चाहिए और उसका भली भांति वो अर्जन कर सकें और उसका विस्तार कर सकें। इसलिए जो मैकियावेली यहाँ मानव स्वभाव का जो चित्रण है वो सार्वभौमिक अहमवाद के रूप में करते हैं। सार्वभौमिक अहमवाद क्या है? यूनिवर्सल इगोइज्म क्या है डियर फ्रेंड्स? यूनिवर्सल इगोइज्म क्या है? यूनिवर्सल इगोइज्म की जो प्रत्येक व्यक्ति है वो यूनिवर्सली रूप से ही, सार्वभौमिक रूप से ही स्वार्थी और लालची है। यानी कि मानव का आज तक का जो स्वभाव रहा है वो लालची ही रहा है, मानव स्वार्थी ही रहा है। इसलिए वो कहता है कि जो मेरा जो इटली है, मेरा जो फ्लोरेंस है, मेरा जो इटली है, वहाँ लोग बौद्धिक और रचनात्मक तो हैं, बौद्धिक और रचनात्मक क्योंकि पुनर्जागरण आ रहा था, वहाँ नई खोजों का विकास हो रहा था, लेकिन वे लोग स्वार्थी बने हुए हैं। यानी कि बौद्धिक हैं, रचनात्मक हैं, नई खोजें कर रहे हैं, लेकिन वो लोग स्वार्थ की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं। और जो मानव स्वार्थी है तो वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट समाज होगा। जो समाज स्वार्थी है वो भ्रष्ट समाज होगा, जिसमें इसके लिए ज़रूरत है एक निरंकुश राजा के लिए, इसके लिए ज़रूरत है एक एब्सोल्यूट मोनार्की के लिए। एक ऐसी मोनार्की होनी चाहिए एब्सोल्यूट, जो निरंकुश राजा होना चाहिए, एक पूर्ण शक्तिशाली राजा होना चाहिए। जो मेरा इटली है वो विखंडित पड़ा है, यानी कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का एकीकरण कैसा होना चाहिए। जो लोग जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो अपनी संपत्ति और अपनी जो एसेट्स है उन सभी की रक्षा में लगे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि एक राज्य कैसा होना चाहिए। इसलिए एक किंग होगा, एक प्रिंस होगा, उसके पास एब्सोल्यूट पावर दी जाएगी उसको, और वो इन सब का एकीकरण करेगा और नए एक राज्य का गठन करेगा,
राष्ट्र राज्य का गठन करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो आधुनिक संदर्भ में जो नेशन स्टेट का यानी कि जो राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं मैकियावेली की ही देन है। मैकियावेली से ही एक गार्नर कहता है कि जो स्टेटस जो शब्द है वो मैकियावेली की ही देन है। मैकियावेली ने ही स्टेटस शब्द को प्रयोग किया था। तो ये जो हमने बात की कि जो इटली है वो तत्कालीन 5 भागों में जो बंटा हुआ है इटली, उसके लिए एक निरंकुश और एब्सोल्यूट राजा चाहिए। तो ये जो एब्सोल्यूट और राजा की जो सोच है मैकियावेली की कहाँ से आती है ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्ट्री में क्या थे, डिप्लोमेट थे। एज ए IAS अधिकारी उन्होंने काम किया था, डिप्लोमेट थे विदेश मंत्रालय के अंदर। तो उन्होंने ब्रिटेन का भ्रमण किया, तो उन्होंने स्पेन का भ्रमण किया, उन्होंने फ्रांस का भ्रमण किया और उन्होंने वहाँ देखा कि ये जो तीनों जो स्टेट हैं, तीनों स्टेट में क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की है। यहाँ का जो राजा है वो पावरफुल द किंग है। यहाँ का राजा एक शक्तिशाली राजा है जो इटली को जो बार बार इटली पर अटैक करते हैं और इटली को अपनी ही समस्याओं में छोड़ रखा है, अलग अलग 5 भागों में तोड़ के रख दिया है। और ये सदैव इटली पर, जैसे फ्रांस और जो स्पेन जैसे देश हैं, ये सदैव इटली पर आक्रमण कर रहे हैं और उसको विभाजित रखना चाह रहे हैं। और इटली का जो मानव है वो भ्रष्ट हो गया है, स्वार्थी हो गया है। उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि हमारा एकीकरण कर लिया जाए और एक राष्ट्र राज्य की स्थापना की जाए, जिससे राष्ट्रवाद का विस्तार होगा और एक एकीकृत रूप से इटली बनेगा और जिससे सभी का विकास संभव हो पाएगा। तो इस तरह मैकियावेली का जो प्रयास है वो इटली को जो आंतरिक और बाह्य जो समस्याएं हैं, आंतरिक और जो बाह्य समस्याएं हैं, आंतरिक समस्याएं कैसे दोस्तों, क्योंकि वह चर्च जो नामक व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा देता है। चर्च ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है इटली का। और जो बाह्य व्यवस्था थी उन दोनों से वो चाहता है कि मेरा जो इटली है वो स्वतंत्र हो। और इटली मैकियावेली का जो स्वतंत्रता का विचार है वो अभी आगे आएगा, उसके बारे में हम देखेंगे जब हम टॉपिक करेंगे कि गवर्नेंस सिस्टम क्या है। तो इस तरह मैकियावेली चाहता है कि अब इटली में क्या पुनर्जागरण की ज़रूरत है। और जो पुनर्जागरण जिस तरह आ रहा है, पुनर्जागरण तत्कालीन जो समाज था, तत्कालीन समाज यानी कि पुनर्जागरण के काल में एक नई चीज़ जो उभर के आती है, जिसे बाद में कांट ने भी बताया था, जो मानव गरिमा है। तो वो बोलता है कि तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं वो उसमें मानव गरिमा पर बल दिया जा रहा है। जो नया जो पुनर्जागरण का भी टाइम शुरू हुआ है, जो 1520 के आसपास का जो टाइम है, उसमें व्यक्ति की मानव गरिमा पर बल दिया जा रहा है। अब जो पारलौकिकता है, जो इहलोक की बात नहीं, जो पारलौकिकता यानी कि जो सिटी ऑफ गॉड की बात है, जो सेंट ऑगस्टाइन जिसे कहते हैं सिटी ऑफ गॉड की बात है, लोगों ने यहाँ यकीन करना कम कर दिया है, बल्कि लोग इहलौकिकता यानी कि इसी जो मदर अर्थ है, इसी जो पृथ्वी की है, इसी जो पृथ्वी पर रहते हुए भी लोगों की मानवीय गरिमा का ख्याल रखा जाए, उस पर बल दिया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए। इन सब बातों के बीच मैकियावेली ये देखता है कि क्या यह लोक और जो पारलौकिक है इन दोनों के बीच भेद किया जा सकता है। तो मैकियावेली का एक प्रयास था कि उसने धर्म को और नैतिकता को, राजनीति को एक अलग ही एंगल दे दिया, उनको सेपरेट कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, उनको सेपरेट कर दिया और यही सेपरेशन का कारण था कि पॉलिटिक्स में मैकियावेली की एक अलग ही पहचान हो गई, जिसे पावर पॉलिटिक्स के जनक के रूप में भी कहीं ना कहीं जाना जाता है। हैंडबुक ऑफ पावर यानी कि द प्रिंस, उनकी जो रचना बहुत ही फेमस हुई थी। नेक्स्ट जो करते हैं वो बताते हैं कि नैतिकता क्या है। वो कहते थे कि अभी तक जो नैतिकता की परिभाषा थी वो मध्य युग की जो परिभाषा थी, जिसमें चरक नामक व्यवस्था के द्वारा बनाई गई थी। कि उसमें कहते थे कि यदि क्रिश्चियन जो एथिक्स के रूप में जानी जाती है, उसमें कहते थे कि यदि आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ लगाता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए। यानी कि
एक गाल पे यदि कोई थप्पड़ लगाएगा तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। यह अर्थ था कि मानव व्यवहार का परिवर्तन। लेकिन मैकियावेली ऐसा नहीं कहता है। मैकियावेली नहीं, ये नहीं चलेगा, अब ये चीज़ नहीं चलेगी, दूसरा गाल हम आगे नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि जो थप्पड़ लगा रहा है उसमें सुधार किए जाएं, ये सुधार किए जाएं। ये पारलौकिक बातें अब नहीं चलेंगी, अब चलेंगी इहलौकिक बातें। इसी लोक में रहते हुए, और मेरा जो इटली है जो 5 भागों में विखंडित है, जिस इटली के जो ब्लडिंग हो रही है चारों ओर से, कहीं ना कहीं जो कट पड़े हैं, उसका एकीकरण होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरत है एक एब्सोल्यूट मोनार्की की। और जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि जो किंग है, जो किंग ही निर्धारित करेगा कि इथिक्स क्या है, नैतिकता क्या है। किंग ही देखेगा कि नैतिकता क्या चीज़ होती है, किंग ही देखेगा कि नैतिकता क्या है, और जो किंग निर्धारित कर देगा वही नैतिकता होगी। यहाँ चर्च नामक व्यवस्था की नैतिकता अब नहीं चलेगी दोस्तों। तो ये कुछ जो एस्पेक्ट थे मैकियावेली के, जिनके बारे में वो बताते हैं कि परिस्थितियाँ क्या रही थी। ये एक दोस्तों छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू था मैकियावेली के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो आधुनिक युग था, आधुनिक युग जैसे ही आरंभ होता है, उसमें मैकियावेली अपनी एक शासन कला का विचार लेके आते हैं। शासन कला का विचार लेके आते हैं और वो बताते हैं शासन कला के बारे में। और नेक्स्ट जो शासन कला के आइडिया जो मैकियावेली का है, उसमें वो जो चिरॉन सेंटोन का कंसेप्ट है, चिरॉन सेंटोन का जो कंसेप्ट है उसको बताएंगे। और मैकियावेली बताते हैं कि यानी कि जो भाग्य है वो एक स्त्री की भांति कैसे होता है, स्त्री की भांति भाग्य कैसे होता है, उसके बारे में मैकियावेली बताते हैं। पहले हम करते हैं कि शासन कला का क्या विचार है, शासन कला के बारे में क्या आइडियाज़ थे। शासन कला मैकियावेली चाहते थे कि जो तत्कालीन जो मेरा इटली है उस पे जो ब्लीडिंग हो रही है, जो 5 भागों में टूटा हुआ है, तो उनके जो दर्द था कि इस इटली का कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। इस इटली का एकीकरण होना चाहिए, इस इटली में सुधार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने द प्रिंस लिखी। और द प्रिंस में वो बताते हैं कि एक अच्छा राजा कैसा होगा, एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, उसके बारे में वो बताएंगे। और यानी कि जो प्रिंस है वो एक सैनिक भी होगा, और प्रिंस है वो एक राजनेता भी होगा। प्रिंस एक सैनिक भी होगा और प्रिंस एक राजनेता भी होगा। और उनका ये मानना था प्रिंस के बारे में कि जो राज्य है और जो राजकुमार है, या जो प्रिंस है, राज्य और जो राजकुमार है, दोनों के लिए विधि और नैतिकता नहीं लागू होती। इसको आगे उनका जो मानव स्वभाव का कंप्लीट जो लेक्चर पॉइंट होगा उसमें हम करेंगे। अभी देखते हैं कि मैकियावेली का ऑब्जेक्ट क्या था। मैकियावेली का ऑब्जेक्ट था कि इटली का पुनर्निर्माण किया जा सके, यानी कि उसको एकीकृत किया जा सके, जो राज्य है उसको शक्तिशाली बनाया जा सके। और नंबर 3, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जो पास के जो फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन तो थे, वहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की थी। वो बार बार इटली पर अटैक करते थे, उसको विखंडित रखना चाहते थे और उसका शोषण कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों में बदलाव है वो मैकियावेली चाहते हैं। मैकियावेली ने बताया कि राजा कैसा होगा। राजा के बारे में वो बताते हैं कि जो संघर्ष, प्रिंस में बताते हैं कि संघर्ष 2 तरीके के होते हैं। संघर्ष के 2 तरीके हैं। एक ऐसा संघर्ष जो विधि के द्वारा होता है, जो लॉ यानी कि कानून के द्वारा होता है। एक ऐसा संघर्ष जो शक्ति के द्वारा होता है, पहला जो विधि के द्वारा होता है, यह जो संघर्ष है, यह जो बल प्रयोग किया जाता है विधि के द्वारा, यह जो बल प्रयोग यह व्यक्तियों पर किया जाता है, व्यक्तियों पर, यानी कि जो इंसान है, इंसानों की जो दुनिया है, उस पर विधि के द्वारा यह बल प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो शक्ति का संघर्ष है, जो बल प्रयोग शक्ति के, यानी कि जहाँ जो लाठी डंडे से जो काम लिया जाता है वो पशु के लिए लिया जाता है।
पशु के लिए लिया जाता है। पहले प्रयास किया जाता है कि कोई भी है उसको विधि के द्वारा रेगुलेट किया जाए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसके लिए जो पावर, जो संघर्ष का जो पशु के लिए जो नियम लागू होते हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो एक जो प्रिंस है उसको पता होना चाहिए कि इन दोनों जो करैक्टर्स हैं, दोनों जो संघर्ष के, स्ट्रगल के, यानी कि जो बल प्रयोग के जो दोनों तरीके हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाए, उसको एक भली भांति से उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब वो कुछ उपमाएं प्रयोग करता है, मैकियावेली कुछ उपमाएं प्रयोग करता है जिनके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। पहली जो उपमा का वो प्रयोग करता है कि राजा जो यानी कि प्रिंस या किंग जो है वो शेर और लोमड़ी की भांति होना चाहिए, शेर और लोमड़ी की भांति होना चाहिए। अब दोस्तों, शेर और लोमड़ी की जो उपमा वो देते हैं तो वो किस संदर्भ में देते हैं, जिसे चिरॉन सेंटोन कंसेप्ट कहा जाता है। चिरॉन सेंटोन कंसेप्ट कहा जाता है। वो बोलते हैं कि जो लोमड़ी जो होती है, लोमड़ी की एक खास विशेषता होती है कि वह जाल से निकलने में सक्षम होती है। लोमड़ी चतुर होती है, यानी कि जाल से निकलने में सक्षम का अर्थ है कि राज्य में जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं उन सब को जानने में, उनको समझने में, उनको फेल करने में वह सक्षम होगी। और शासन का जो प्रबंधन किया जा रहा है उस प्रबंधन को संभालने में वह एकदम परफेक्ट होगा, अच्छा जो किंग है। और जो षड्यंत्रों की जो गुटबाजियाँ चल रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो किंग है वो एकदम परफेक्ट होगा, उसको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन जो शेर है, शेर देखो, जंगल का एक रूल होता है कि जंगल में कोई नियम नहीं होता, जंगल में कोई रूल नहीं होता। वहीं शेर से जंगल में तब तक कोई सामना नहीं करता, या शेर किसी को जब तक परेशान नहीं करता जब तक कि कोई रूल ऑफ डिसोबे कर रहा हो। यानी कि जब भेड़िए जब शेर के विरुद्ध क्रांति करते हैं जंगल में, तो शेर अपना जो परफेक्ट जो रूप है, यानी कि जो रोरिंग करता है उनको डराने के लिए, जो साहस का जो परिचय देता है, जिससे ये इनका जो रिवॉल्यूशन जो भेड़ियों के द्वारा लाई जा रही है उनको वह ख़त्म कर देता है। इसी तरह जो प्रिंस है, प्रिंस की एक विशेषता शेर की तरह भी होनी चाहिए। यदि उसके राज्य में कोई क्रांति हो रही है और जैसे आंदोलन हो रहे हैं या कोई भी सत्ता के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष हो रहे हैं, तो उसमें राजा को तुरंत एक्शन लेनी चाहिए, उसको दबाने के लिए, उसको इन जो संघर्ष है उनको कोलैप्स कर देना चाहिए, इन संघर्षों को कोलैप्स कर देना चाहिए, उसको दिखावा करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें याद रखना होगा कि ये जो उपमाएं मैकियावेली ने दी है ये मनोवैज्ञानिक उपमाएं हैं, यानी कि ये एब्सोल्यूट किसी में नहीं हो सकती। यानी कि ना तो कोई व्यक्ति है वो पूर्ण लोमड़ी हो सकता है, ना कोई व्यक्ति है वो शेर बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये मिक्सर, उनका कहने का जो अर्थ था कि जो राजा है उसको चतुर होना चाहिए, परिस्थितियों के हिसाब से कार्य करना चाहिए और परिस्थितियाँ संभाल लेनी चाहिए, ताकि उसका जो मोनार्की है उसको इस्टेब्लिश, यानी कि लेजिटिमेसी, यानी कि सत्ता की वैधता बनी रहे। अब हम देखते हैं कि राजा के जो गुण हैं, राजा को धर्मपरायण भी होना चाहिए, राजा को उदार भी दिखना चाहिए। ये उनकी पॉलिटिक्स जब टॉपिक आएगा उसमें करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जो छल और बल दोनों का प्रयोग करना चाहिए और उससे पीछे राजा को कभी हटना नहीं चाहिए। अब मैकियावेली एक चीज़ बताते हैं, वो ये बताते हैं कि राजा को सद्गुणों का सहारा लेना चाहिए। सद्गुणों का सहारा लेने का जो अर्थ है, यहाँ हमें यह समझना होगा कि यानी कि मैकियावेली जो कंसेप्ट यहाँ क्लियर करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं जो भाग्य के द्वारा राजा को कभी नहीं चलना चाहिए, राजा को सद्गुणों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान से समझिए। यहाँ वो बताते हैं कि जो भाग्य होता है वो स्त्री की भांति चंचल होता है,
जिस तरह स्त्री की जो प्रवृत्ति एक चंचलता की है, उसी तरह भाग्य की भी एक प्रवृत्ति होती है। वो भी भाग्य अस्थायी होता है, चंचल नहीं होता। और जिस तरह स्त्री को कोई भी जो पुरुष है वो यदि कंट्रोल करता है, स्त्री पर यदि कोई नियंत्रण लगाया जा सके, स्त्री पर कोई पुरुष जो नियंत्रण लगाने वाला हो, वो पुरुष हमेशा क्या होना चाहिए, वीर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, जो स्त्री को अपने नियंत्रण में रख सके, वरना स्त्री आपके हाथों से निकल जाएगी। उसी तरह वो कहते हैं कि भाग्य भी स्थिर नहीं है, भाग्य भी अस्थिर चीज़ है। इसलिए जो प्रिंस है उसको सद्गुणों का एक गढ़ बनाना चाहिए, सद्गुणों का एक दीवार बनानी चाहिए, एक किला बनाना चाहिए, ताकि जो भाग्य है उसको कंट्रोल किया जा सके। और सद्गुण कौन से होने चाहिए, जिसमें शेर और लोमड़ी की तरह वो दिखने वाला होना चाहिए, ताकि सब जो परिस्थितियाँ हैं उनको वो संभाल सके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, ये जो था कि शासन कला के बारे में उनके क्या आइडियाज़ थे। अब मैकियावेली का देखते हैं कि मानव स्वभाव कैसा है। मैकियावेली का जो मानव स्वभाव है वो मूलतः अस्वार्थी है। ये हम पहले कवर कर चुके हैं। मूलतः स्वार्थी है, यानी कि लालची है। कौन सी परिस्थितियाँ थी जो व्यक्ति को लालची या स्वार्थी बना दिया? मूलतः जो स्वार्थी है, लालची है। और वो बताते हैं, जो पूर्व जो हिस्टोरिकल जो अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक संदर्भों से जो अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं कि जो मानव का स्वभाव कांस्टेंट भी है, यानी कि जो अभी का जो वर्तमान जो स्थिति है वो आज की नहीं है, वो हमेशा से एथेंस यूनान से चली आ रही हैं। जब सोक्रेटिस को जहर दिया जा रहा था तो वहाँ की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि शासन कैसा हो। सोक्रेटिस तो ऐसे ही जहर का पहले पिए और जो एक अच्छे नागरिक के रूप में उनकी डेथ हो गई, या उन्होंने उनको मृत्युदंड दे दिया। वो कहते हैं कि जो मानव स्वभाव है, उसका जो मानव स्वभाव की एक प्रवृत्ति है, उसका जो मूल उद्देश्य है कि अपनी संपत्ति की कैसे रक्षा की जा सके, संपत्ति की रक्षा कैसे की जा सके, और वह संपत्ति अर्जित करना चाहता है। मनुष्य हर प्रयास में संपत्ति अर्जित करने में लगा हुआ है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो इटली है उसकी शासन प्रणाली क्या है या क्या होनी चाहिए। इसलिए राजा को सीखना चाहिए, यानी कि वो राजा को यहाँ नसीहत दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स। राजा को बोलते हैं कि एक जो प्रिंस है उसको यह सीखना चाहिए कि ये जो लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, केवल संपत्ति की रक्षा में लगे हुए हैं, उन पे लगाम कैसे लगाई जा सके, उन पे नियंत्रण कैसे स्थापित किया जा सके। तो वो कुछ युक्तियाँ बताते हैं राजा के लिए कि इन लोगों पर नियंत्रण किस तरह स्थापित किया जाएगा। वो इस तरह की युक्ति दो तरीके से समझाते हैं कि एक तो होता है लव और एक होता है फियर, यानी कि राजा को प्रेम और भय से शासन करना चाहिए, यानी कि अपनी जो जनता है उसको कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ प्रेम समझाने का जो अर्थ है, वो बोलते हैं कि प्रेम का जो कंसेप्ट है वो अस्थायी कंसेप्ट है। प्रेम हमेशा अस्थायी रहता है, प्रेम कभी स्थायी नहीं होता। प्रेम अस्थायी क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति के स्वार्थों की जो पूर्ति हो जाती है, तो व्यक्ति प्रेम से दगाबाजी करने लगता है, यानी कि ये बोल सकता है कि अब हमारी नहीं बनेगी। समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, जो प्रेम है उसमें अस्थायित्व है, स्वार्थों की पूर्ति जो दिखाई देती है। लेकिन जो फियर है वो हमेशा स्थायी है। आपको पता है कि आपकी व्हाट्सएप जो सारी जो चैट है वो कहीं ना कहीं स्टोर पड़ी है, जो आपके मन में कहीं ना कहीं फियर है कि फंस जाऊंगा कहीं, यदि दगाबाजी की, यदि अस्थायी, तो ये चीज़ जो डर है वो स्थायी है, वो आपको इसके साथ बनाए रखता है। तो वो बोलते हैं कि राजा को प्रेम और फियर है दोनों का प्रयोग करना चाहिए। राजा को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ की जो जनता है वो राजा के प्रति हेट और डिस्पाइज का प्रयोग कभी ना कर पाए। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि राजा के प्रति जनता की जो घृणा है वो ना उमड़ के आए, राजा से लोग घृणा ना करने लगे। इसके लिए वो बोलते हैं कि राजा को दो चीज़ें ध्यान से रखनी चाहिए या उनसे बचना चाहिए।
उनमें सबसे दो चीज़ों से सतर्कता बरतनी चाहिए। पहली है महिला, और दूसरी यानी कि राजा को जो देश के या राज्य की जो महिलाएं हैं उनको अपनी संपत्ति नहीं समझना चाहिए, उन पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। दूसरा है लोगों की संपत्ति, उस पर कभी आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ राजा जब तक ध्यान में रखेगा तो उसके जो शासन की जो लेजिटिमेसी है वो हमेशा बनी रहेगी। हाँ, एक चीज़ और वो बताते हैं कि राजा को ठल्लू होना तो चाहिए, यानी कि जो अपने सहयोगी मित्र हैं उनसे सलाह तो लेनी चाहिए, लेकिन जो ठल्लू हैं उन पे क्या पूर्णतः निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी कि खुद का भी एक रीजन होना चाहिए, खुद का भी विवेक होना चाहिए, जैसे प्लेटो का दार्शनिक राजा है उसी तरह। अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि राजनीति और धर्म मैकियावेली का है, उसमें क्या रिलेशन है। जो पॉलिटिक्स और जो धर्म है उसमें मैकियावेली क्या कहते हैं। तो जो मैकियावेली का जो मेन आइडिया है, वो जो मुख्य आइडिया है, वो शक्ति राजनीति का विचार है। शक्ति राजनीति का विचार अर्थ ये है कि जो राजनीति है उसको पावर है मैकियावेली वो छीन के दे रहे हैं धर्म से। जो किंग है, जो प्रिंस है, वो कहते हैं कि ये धर्म नामक व्यवस्था है, इससे पावर छीन ली जाए और प्रिंस को दे दी जाए, इसको एब्सोल्यूट बना दिया जाए। ओके डियर फ्रेंड्स, वो बताते हैं कि यहाँ जो सबसे बड़ा उनका कंसेप्ट है वो ये कहते हैं कि जो दर्शन है यानी कि जो यूनान चिंतन है उसमें ये बताया गया है कि एक अच्छा राजा कैसा हो ये बताया गया। लेकिन मैकियावेली कहता है कि एक बुरा राजा कैसा हो। बुरा राजा इन द सेंस बुरा राजा कैसा हो यानी कि जिसे लोगों में भय उत्पन्न हो, लोग षड्यंत्र नहीं करें उसके खिलाफ, यानी कि बुरा राजा कैसा होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है मैकियावेली ने जो राजाओं की, जो राजमहलों की जो चालें हैं, जो चालाकियां हैं, उनका नग्न चित्रण प्रस्तुत कर दिया, उनको आम जनता के सामने ला दिया था। मैकियावेली ने जो राजाओं की जो चालाकियां थी, जो राजमहलों में बनती थी, जो टैक्टिक्स थी, उनको आम जनता के बीच में हैंडबुक ऑफ पावर के अंदर ला दिया। एक बुरा राजा कैसा होना चाहिए, और वह राजा जो बुरा है उस पे वो जो नैतिक मानदंड है वो लागू नहीं होंगे। दोस्तों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि राजा है उस पे मानदंड क्यों लागू नहीं होंगे। इसके लिए मैकियावेली कहते हैं कि जो राजा है, जो किंग है, किंग के लिए कोई भी नैतिकता या इथिक्स का कंसेप्ट नहीं होता, यानी कि कोई सही या गलत किंग के लिए नहीं होता। किंग के लिए वो सही है जो राज्य के हित में है, और जो राज्य के हित में है, जिस नैतिकता का निर्माण राजा बनाएगा राज्य के हित के लिए, वही नैतिकता सर्वोच्च है, वही नैतिकता है जो राज्य के हित में है। जो भी कार्य राज्य के हित में होगा वही नैतिकता कहलाएगी। इसलिए जो राजा है, प्रिंस है, उसके लिए नैतिकता का कोई सही या गलत का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ मैकियावेली कहते हैं कि जो नैतिक मानदंड है वो राजा के लिए लागू नहीं होते, और इसलिए जो मैकियावेली का जो राजा है वो एमोरल राजा है, जिसके लिए नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। यहाँ दोस्तों याद रखना होगा, मैकियावेली का राजा एमोरल राजा है, जहाँ नैतिकता के जो मानदंड है वो लागू नहीं होते। दो चीज़ होती है, यहाँ क्लियर करा दूँ मैं आपको। एक कंसेप्ट होता है इमोरल और एक होता है एमोरल। इमोरल जो है वो है कि जो एथिक्स या नैतिकता है उसकी फिक्स डेफिनेशन तो है, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ है कि एथिक्स की डेफिनेशन है ही नहीं। एथिक्स की इसका सेम उल्टा जो कंसेप्ट है वो सोफिस्टों ने दिया था। यदि आप डियर फ्रेंड्स सोफिस्टों को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप प्लेटो क्लासेस में जाइए। प्लेटो वीडियो में दिया गया है कि सोफिस्टों का क्या कंसेप्ट था, सोफिस्टों के जो जस्टिस के आइडियाज़ क्या थे।
चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह वो बताते हैं कि राजा को कैसे बुरा होना चाहिए, राजा पे जो नैतिक मानदंड है वो लागू नहीं होते, और जो नैतिक मानदंड है वो आम जनता के लिए छोड़ दिए जाएं, आम जनता के लिए छोड़ दिए जाएं। नैतिक मानदंड है, जैसे सोफिस्ट भी कहते हैं ना कि जो रूल ऑफ लॉ है वो आम लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, जो शक्तिशाली का हित है वही न्याय है। ठीक है, तो इस तरह वो कहते हैं कि जो नैतिक मानदंड है वो आम जनता पर लागू नहीं होते, इसलिए राजा को जो आम जनता के लिए है वो दिखावा करना चाहिए। दिखावा किस चीज़ का? कि राजा बहुत बड़ा धर्मपरायण है, राजा हमारा रक्षक है। इन सब चीज़ों का राजा को दिखावा करना चाहिए, जिससे लोगों में जो आज्ञा पालन है उसकी भावना आए कि हमारा राजा अच्छा है। लेकिन ये सब मैकियावेली दिखावे की बात कर रहे हैं। मैकियावेली कहते हैं राजा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे राजा नास्तिक हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इटली का एकीकरण चाहिए। ये मैकियावेली का मानना था। धर्म का प्रयोग, जो धर्म है, रिलीजन है, उसका प्रयोग आध्यात्मिक उत्थान के लिए नहीं, आध्यात्मिक उत्थान के लिए चर्च बहुत हैं। राजा को आध्यात्मिक का उत्थान नहीं करना है, राजा को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना है। स्ट्रॉन्ग स्टेट जैसे मोदी शाह की तरह धर्म का प्रयोग बहुत अच्छी तरह जो करना जानते हैं वो आज पावर में हैं। धर्म का दिखावा करना चाहिए, धर्म का प्रयोग यानी कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बिल्ड करना चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, अब इस तरह राज्य सशक्तिकरण ही जो मैकियावेली का है जो मुख्य पर्पज़ था, और वो बताते हैं कि जो धर्म है, धर्म के द्वारा लोगों में इस तरह की यानी कि दिखावा करना चाहिए, और जो धर्म है वो ऑटोमेटिक लोगों में भय उत्पन्न करेगा। जैसे हम भी कि देवी देवताओं में विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, और देवी देवताएं हैं वो हमारे अंदर एथिकल जो सोसाइटी की जो वैल्यू है उनको मान के चलते हैं कि यदि उसका मैं उल्लंघन करूँगा तो वो देवता जी हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो ये मैकियावेली, ये जो सोचने का जो तरीका है वो कहता है कि प्रिंस को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं वो आम लोगों के लिए रख देनी चाहिए, क्योंकि भय जो है ना, भय स्थायी है, भय स्थायी है, और लोगों का एक तरीका होता है, लोगों की एक अप्रोच होती है कि लोग परंपरावाद में विश्वास करते हैं। परंपरावाद का अर्थ ये है कि हमें जो वर्तमान में यदि कोई कहता है, हमें वर्तमान में कहता है कि 4 फेरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 4 फेरे ना लेने के बजाय आप सीधे है वो वर वधू के माला डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाएंगे डियर फ्रेंड? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भय है कि जब तक 7 फेरे नहीं लेंगे, जब तक अग्नि के सामने है वो प्रतिज्ञा नहीं ली जाएगी, तब तक हमारी जो शादी है वो कल को टूट जाएगी। तो ये भय पैदा किया, ये जो धर्म ने भय पैदा किया है। तो ये जो कार्य है, ये जो चीज़ें हैं, जो परंपरावाद है, वो आम लोगों के लिए रख दी जाए। राजा को इस परंपरावाद के चक्कर में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। इस तरह मैकियावेली धर्म और राजनीति को अलग अलग करते हैं। अब धर्म और राजनीति को अलग ऐसे करते हैं कि धर्म जो मध्यकाल में एक सबसे पावरफुल बॉडी थी, जो चर्च था वो सबसे पावरफुल बॉडी था, और जो राजा की जो शक्तियाँ वो मोस्टली सदैव चर्च के अधीन रही थी। जब से सेंट ऑगस्टाइन का जो सिटी ऑफ गॉड कंसेप्ट आता है, उससे राजा की जो पावर है वो चर्च के अधीन रही थी, यानी कि चर्च ही निर्धारित करता था कि राजा को क्या करना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जहाँ गिल्ड सिस्टम लागू होता था, जो चर्च यानी कि इटली का जो पोप है वो पूर्णतः नियंत्रण करता था। तो इस तरह इन व्यवस्थाओं ने एक चीज़ हमें याद ध्यान रखना होगा कि जो मैकियावेली है वो धर्म का विरोधी नहीं है दोस्तों। धर्म का देखो, हमने जो भी पढ़ा है वहाँ धर्म का विरोध नहीं कर रहा है, वो चर्च का विरोध कर रहा है। वो चाहता है कि मैं चर्च को धन्यवाद करूँगा कि जो इटली के अंदर इतनी बड़ी जो वाहियात बसड़ मचा रखी है, ठीक है, यहाँ के लोगों को जागृत करने में मुझे आसानी होगी, इसलिए वो चर्च का विरोधी है, लेकिन धर्म का विरोधी बिल्कुल नहीं है।
वो इवन कहता है कि धर्म का प्रयोग करना आना चाहिए। और धर्म का प्रयोग कैसे किया जाएगा कि नागरिकों के अंदर सद्गुणों का विकास किया जाए, जो सिविक वर्च्यू है उनका विकास किया जाए। अब ये सिविक वर्च्यू क्या है? इस सिविक वर्च्यू के विकास से राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट आएगा, और राष्ट्र राज्य से पहले राष्ट्रवाद पैदा होगा। तो धर्म का प्रयोग राष्ट्रवाद को बढ़ावा करने के लिए किया जाना चाहिए। जो इटली अलग अलग एथनिसिटी न होते हुए भी, अलग अलग नरजातीयता न होते हुए भी इटली का जो विखंडन हो गया, इटली से जो मवाद टपक रहा है, उसको मैं सही करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरा साथ दीजिए। तो ये जो बेसिक ओवरव्यू कंसेप्ट था, ये था कि राजनीति और धर्म में मैकियावेली है वो क्या अंतर करते हैं। अब मैकियावेली बताते हैं कि राज्य और राजा के बारे में, कि राज्य और राजा वो हमने अभी तक किया कि दोनों नैतिकता से क्या है, स्वतंत्र हैं। राज्य और राजा दोनों नैतिकता से स्वतंत्र हैं। अब राज्य का जो मूल जो उद्देश्य है वो लोगों की जो सुरक्षा है उसको बनाए रखना है, और उस सुरक्षा प्रबंधन को बनाए रखने के लिए राजा जो भी कार्य करेगा वो सब नैतिक होगा। तो इतिहास में पहली बार ये नैतिकता की नई परिभाषा मैकियावेली अपने अनुसार गढ़ते हैं, और जो राजा है उसको नैतिक मानदंडों से मुक्त कर दिया, और आम व्यक्तियों के लिए है वो नैतिकता आवश्यक माना। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है वो बताते हैं कि राजा को एक अनैतिक तरीकों का प्रयोग भी करना चाहिए, जिसमें धोखाधड़ी वगैरह भी हो, अनैतिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन याद रखना होगा कि जो अनैतिक तरीकों का, यानी कि जो बल प्रयोग, जो पशुवत जो कार्य है, पशुवत जो फोर्स है, जो पशु को कंट्रोल करने वाली फोर्स है, वो राजा को खुद नहीं करनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के हाथों यह कार्य करवाना चाहिए, ताकि राजा के लिए आम जनता के बीच में किसी तरह की घृणा उत्पन्न हो, लोग राजा से हेट ना करने लगे। वहीं जो मैकियावेली है चर्च और राज्य की इस व्यवस्था में मार्सिलियो की बात आगे बढ़ाते हैं। मार्सिलियो कहा करते थे, जो मध्यकालीन जो मेडिवल जो टाइम के जो चिंतक रहे, वो कहते हैं चर्च और राज्य के मध्य जो चर्च ने इतना जो कैपिटल का जो सेंट्रलाइजेशन किया है ना, पूंजी का इतना बड़ा एक चर्च, वो पूंजी का इतना बड़ा एक सेंटर जो बन गया है, उसकी जो पूंजी है वो थोड़ी बहुत राज्य में भी बांट दो यार। तो इन सब चीज़ों का समर्थन मैकियावेली करते हैं। मैकियावेली ये भी बताते हैं कि राजा को समाज की जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने का एक यंत्र के रूप में वो प्रयोग करते हैं। राजा को धर्म का प्रयोग राजनीति करना चाहिए। राजा स्वयं है वो धार्मिक नहीं होना चाहिए। जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम असुरक्षित हैं, हमें असुरक्षा की भावना है। जनता को ये लगना चाहिए कि उनका जीवन और उनकी संपत्ति सुरक्षा है, इसलिए वो स्वार्थी तो हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शासन व्यवस्था कैसी हो, इसलिए एक एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए। अब वो बोलते हैं कि एक बेहतर राज्य के लिए जो सिविक वर्चू, यानी कि एक वो कंसेप्ट देते हैं कि सिविक आर्मी या नागरिक सेना का जो कंसेप्ट देते हैं, वो कहते हैं कि युद्ध करने के लिए जो नागरिक सेना जो इटली में बन रही है, वो भाड़े के सैनिक लाए जा रहे हैं, पैसे देकर सैनिक खरीदे जा रहे हैं। बजाय पैसे देकर सैनिक होने के राष्ट्रवाद पर बल दिया जाए और खुद जो इटली स्टेट है उसके सैनिक भर्ती किए जाएं, यानी कि राष्ट्रवाद और उसकी जो वफादारी है, उसकी जो लॉयल्टी है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी लॉयल्टी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दोस्तों, उसका कोई विकल्प नहीं है। जो इटली भाड़े की सैनिक कभी इटली की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इटली एक कमज़ोर राज्य बन गया है। इस कमज़ोर राज्य को मजबूत बनाने के लिए धर्म का प्रयोग कर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये जो कंसेप्ट था राजनीति और धर्म के संदर्भ में मैकियावेली का था। अभी हम करेंगे मैकियावेली की जो शासन प्रणाली है। मैकियावेली की शासन प्रणाली कैसी है? मैकियावेली की शासन प्रणाली में बताते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की। देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मैकियावेली कभी भी नहीं चाहते थे कि एब्सोल्यूट मोनार्की है वो हर परिस्थिति में बनी रहे। ये पहला कंसेप्ट आप याद रखिए।
इस जो धारणाएं तोड़ने के लिए मैकियावेली डिस्कोर्स ऑन लेवी लिखते हैं। डिस्कोर्स ऑन लेवी में वो बताते हैं कि जो रिपब्लिकन स्टेट हैं, रिपब्लिकन यानी कि जो गणतंत्रवादी राज्य हैं, गणतंत्रवादी राज्य जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ गणतंत्र व्यवस्था है, लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है एज ए डेमोक्रेसी की तरह, लोकतंत्र की तरह, जिसमें लोग स्वयं अपने में से जो अपना नेता चुनते हैं। लेकिन समस्या पता है कहाँ है कि ये जो लोग हैं, यहाँ की सोसाइटी अलग है। यहाँ की सोसाइटी की एक ख़ास बात है कि यह सोसाइटी भ्रष्ट नहीं है। यहाँ की सोसाइटी एक उत्तम सोसाइटी है, अच्छे लोगों का समाज है यहाँ। इसलिए यहाँ लोकतंत्र का शासन बेहतर है। लेकिन मेरा जो इटली है वहाँ लोग भ्रष्ट हैं, उनमें कुछ फीलिंग ही नहीं है किसी तरह की कि राज्य का एकीकरण किया जाए या नहीं किया जाए। इसलिए इटली जैसे भ्रष्ट समाज के लिए एक एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए। ये जो बातें हैं, इस तरह वो जो शासन प्रणाली का जो आइडिया है वो ये कवर करते हैं, जिसमें शासन प्रणाली का जो आइडिया है वो ये कवर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कौन सी शासन प्रणाली बेहतर है। लेकिन मैकियावेली का एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि किन परिस्थितियों में कौन सी शासन प्रणाली बेहतर है। ये उन्होंने बताया कि जो समाज जो भ्रष्ट है, जहाँ करप्ट लोग हैं, जहाँ के लोग स्वार्थी हैं, लालची हैं, उस समाज के लिए एब्सोल्यूट मोनार्की बेस्ट है। लेकिन जो समाज की जो व्यवस्था है वो उत्तम व्यवस्था है, जहाँ के जो मानव है, जहाँ की जो व्यवस्था है उसमें किसी तरह का करप्शन नहीं है। जो लोग अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको पहचाने हुए हैं, जो समाज श्रेष्ठ है, जो सद्गुणी समाज है, वहाँ डिस्कोर्स नामक बुक में वो बताते हैं कि रिपब्लिकन जो व्यवस्था है वो बेहतर है, क्योंकि रिपब्लिक में लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, जिससे शासन व्यवस्था में लेजिटिमेसी है वो ज़्यादा रहती है और लोग स्वतंत्र होते हैं हर चीज़ को करने के लिए। अब स्वतंत्र यदि नाम आ ही गया है तो स्वतंत्रता के बारे में देखते हैं कि मैकियावेली के क्या विचार थे। स्वतंत्रता मैकियावेली दो तरह की बताते हैं, जिसमें एक जो स्वतंत्रता है वो तो है इंडिविजुअल। मैकियावेली की दो तरह की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, इंडिविजुअल और दूसरी है पॉलिटिकल जो स्वतंत्रता है वो कहते हैं कि जो मेरा इटली राजनीतिक रूप से आज़ाद होना चाहिए। जिस तरह मेरा इटली 5 भागों में टूटा हुआ है, 5 जो प्रांत है उसमें टूटा हुआ है, जिसमें फ्लोरेंस भी एक प्रांत था जहाँ से इटली का जन्म हुआ था। मेरा इटली जो 5 भागों में टूटा हुआ है, पहले उसका एकीकरण किया जाना चाहिए, यानी कि उसको राजनीतिक रूप से आज़ादी मिलनी चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। बार बार स्पेन फ्रांस यहाँ अटैक करके इसको एक तरीके से गुलाम बना लिया है, यहाँ एक तरीके से विदेशी शासन स्थापित हो गया है। इनसे सबसे मुक्ति चाहिए मुझे एक ऐसा इटली चाहिए जो इटली स्वतंत्र हो राजनीतिक रूप से, यहाँ के लोग अपने निर्णय लेने में सक्षम हो। लेकिन दूसरा जो उनका कंसेप्ट है वो है इंडिविजुअल। वो कहते हैं कि मैन पे या वीमेन पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बाधाओं का अभाव होना चाहिए। अब बाधाओं का अभाव, रेस्ट्रिक्शन, इन सब देखो, ये बाधाओं का अभाव और रेस्ट्रिक्शन है वो सब कब मिलेगा। बाधाओं का अभाव है, रेस्ट्रिक्शन है, वो कब मिलेगा। वो मिलने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए। और जब पॉलिटिकल फ्रीडम होगी तभी इंडिविजुअल फ्रीडम की प्राप्ति होगी, इंडिविजुअल लिबर्टी की प्राप्ति होगी। डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो कंसेप्ट था वो पूरा निकोलो मैकियावेली पे था। यदि आपको ये लेक्चर और कंसेप्ट यदि समझ में आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल, और यदि आप सपोर्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स, थम्स अप, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।